हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का टॉपिक है दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात तो ये सबसे इजी टॉपिक है अब तक का, ठीक है। ब्रांडिंग मतलब ब्रांडिंग जितना लगा लो, जितना मैंने आपको ब्रांडिंग समझाया था या ब्रांडिंग बोला था कि इतना इजी है, या प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, उतना ही लगाओ, सेम लेवल है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो फिफ्थ सिक्स वाली बातें हैं जो आपने फिफ्थ सिक्स में पढ़ी थी, ठीक है। उसको बस रिकॉल कह सकते हो आप, नया कुछ नहीं है इसमें ऐसा सीखने वाला। सो इजी वे में और क्विक वे में समझते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। मीनिंग में ये कहता है कि जब गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन बन के आता है यूजुअली यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में, ठीक है। तो इसलिए मैंने डबल स्टार मार्क किया है और साथ में ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन आपकी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर शिपिंग हो रही है बॉम्बे टू पानीपत हरियाणा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रोल है, समझ में आया? यानी कि प्रोडक्ट कैसे आया? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें वेज कौन से होते हैं या मोड्स कौन से होते हैं? दैट इज रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज। अब मैं बात करूं तो हर किसी के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। रोडवेज में हम ये लिख सकते हैं एडवांटेजेस की हमारे पास रूट्स बहुत सारे होते हैं और इजी है, चीप है। लेकिन डिसएडवांटेजेस, अगर आपकी अर्बन लाइंस नहीं है या फिर मतलब रूरल एरियाज है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ब्रेकेज हो सकती है, ठीक है। अगर रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज में आपको स्पीडी है और जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है रेलवेज की, क्योंकि रोडवेज में ट्रक हो गया, लेकिन रेलवेज में पूरी ट्रेन होगी, कैपेसिटी ज्यादा, लगेज ज्यादा, ठीक है। लेकिन इसमें भी ट्रैक जो है, ट्रैक इश्यूज अगर हो गए या कुछ भी तो डिलेज वगैरह आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एयरवेज। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मींस होता है, ये भी आपको पता है, लेकिन कॉस्टली होता है, ये इसकी डिससेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वाटरवेज। वाटरवेज में भी सेम चीज है कि वाटरवेज वैसे तो चीप होता है, ठीक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, बट हाँ कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करती हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये देखो, ये आप खुद भी बना सकते हो, पर स्टिल मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि स्पीड, ठीक है, स्पीड बढ़ती है, और टाइम, टाइम कम होता है। देखो मैंने आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको एक चीज समझाई थी अपनी पिछली वीडियोस में कि जो कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट है, ये तीनों का आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का आपस में रिलेशन होता है। तो जहां पे भी अगर आपको लगे कि आप स्पीड की बात कर रहे हो तो वहां पे टाइम की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी। सेम जैसे मैंने आपको कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स में समझाया था, तो जैसे रामबाण एक वो था तो रामबाण दूसरा ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि आपका मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल। इसमें रिसोर्सेज और पीपल इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिर्फ गुड्स ही नहीं मोबिलाइज होते हैं, यानी कि मूवमेंट होती है उनकी, जो पीपल होते हैं वो भी मोबिलाइजेशन उनकी भी होती है, यानी कि जैसे रेलवेज में अगर हम बात करें, एयरवेज में बात करें या रोडवेज में भी बात करें, तो जो है पीपल भी ट्रेवल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज टू डिफरेंट एरिया, मतलब वन एरिया टू अनदर एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसेज। अब वेयर हाउसेज क्या होते हैं? एक ऐसे एरियाज, ठीक है, जहां पे सामान को स्टोर किया जाता है अंटिल दे आर फाइनली सोल्ड और अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये वेयर हाउसेस क्यों बने, ठीक है। अब यू माइट बी वॉन्डरिंग कि सीधा सामान बना और कंज्यूमर को दे दो, ये बीच का खर्चा क्यों उठाना है? अब एक बात बताओ, अगर कंज्यूमर ब्लैंकेट्स को कंज्यूम करता है या यूज करता है विंटर्स में, तो क्या जो प्रोड्यूसर है वो विंटर में बनाता है? नहीं, वो समर्स में अपने जो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखते हैं एंड विंटर में वो बेचते हैं। तो बेसिकली जो टाइम गैप आता है इसके बीच का, कि समर्स में बन चुका है और विंटर में बिका है, तो इसके बीच में आपको कहीं ना कहीं तो सामान स्टोर करना है, तो वेयर हाउसेज आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आपके पास 4 तरह के मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट, सेकंड पब्लिक, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज बॉन्डेड। प्राइवेट होते हैं जो कि हर फर्म के अपने होते हैं, ठीक है, उनके अपना कंट्रोल होता है, अपने वो मैनेजेबल होते हैं, यानी कि अपने ही उनके सोर्सेस सब कुछ पड़ा होता है, किसी और के अलाउंस नहीं होती। पब्लिक क्या होता है कि लोग, जैसे कि एक जगह हो गई, ठीक है, जगह का रेंट ले लिया आपसे कि चल ठीक है 10 दिन का रेंट दो और 10 दिन के लिए अपना सामान रख जाओ, दैट इज पब्लिक। कुछ प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए सुटेबल है जो अपने खुद के वेयर हाउसेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन में भी और उसको मैनेज करने में भी बहुत कॉस्ट आती है, तो पब्लिक उन लोगों के लिए मेनली जो है बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेयर हाउसेज वो होते हैं जो बेसिकली स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है। नेक्स्ट आता है बॉन्डेड।
बॉन्डेड वेयरहाउस एक ऐसा वेयरहाउस होता है जिसमें जो सामान है वो तब तक स्टोर किया जाता है अंटिल, जब तक मतलब कि जो आपका इंपोर्टर है, ठीक है, यहाँ से मान लो इंडिया में किसी ने इंपोर्ट करा बाहर से सामान, वहां से सामान आ गया बट आपने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी, तो जब तक आप इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते तब तक आप वहां से सामान नहीं लेके जा सकते। तो वहां पे सामान को सेफ रखने के लिए जो है वेयर हाउसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेड वेयर हाउसेस। जैसे ही आप अपनी ड्यूटी पे कर देते हो वैसे ही आप अपना सामान लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप फंक्शंस या इंपॉर्टेंस, देखो कौन से फंक्शंस जो है वेयर हाउसेस परफॉर्म करता है। फर्स्ट, स्टोरेज, जो कि मीनिंग से ही साफ क्लियर होता है। सेकंड इज ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, यानी कि अगर सामान बन के आ गया, सामान को फिर बाद में छांटना अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स एंड प्रीमियम्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। तो ये काम जो है वेयर हाउसेस में किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि जब तक प्राइस स्टेबलाइज नहीं होता डिमांड और सप्लाई में, ठीक है, जब तक बराबर नहीं हो जाते तब तक जो है सामान को स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि रिसेशन डिप्रेशन वाली चीजें आ जाए या कुछ भी। तो बेसिकली वेयर हाउसेस हेल्प करते हैं कि जब डिमांड और सप्लाई अपने कंट्रोल में ना हो तब तक वो सामान बाहर नहीं निकालते। नेक्स्ट आता है लॉस प्रिवेंशन, यानी कि जैसे अगर सामान कहीं और पड़ा रहेगा तो मे बी डैमेज हो सकता है, किसी भी तरीके से नेचुरल कैलेमिटी आ गई, फ्लड आ गई या फिर आपकी स्पॉइलेज हो गई, तो जो वेयर हाउसेज है वो प्रिवेंट करता है आपकी स्पॉइलेज को और आपकी जो भी मतलब जो भी आपकी डैमेजेस हो सकते हैं उससे आपको बचाता है। नेक्स्ट आता है बल्क ब्रेकिंग। सामान यहाँ पे बल्क में आता है पर जब वेयर हाउसेस से फाइनली सामान निकलना शुरू होता है तो बल्क ब्रेकिंग भी हो सकती है, यानी कि प्रोड्यूसर ने बेचा एंड देन उसके बाद रिटेलर कुछ सामान ले गया, होलसेलर कुछ और ले गया, दैट इज कॉल्ड बल्क ब्रेकिंग। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है, रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट्स, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में यानी कि आपके पास पड़े हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री, ठीक है, आपके पास जितना सामान पड़ा है करंट में दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। तो मैनेजिंग द स्टॉक लेवल्स, तो इन्वेंट्री क्या करता है, स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करता है। स्टॉक लेवल मैनेज करने का मतलब क्या होता है, ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग से बचाना। ओवर स्टॉकिंग यानी कि मान लो सामान बहुत सारा है, डिमांड है नहीं, ठीक है, जब डिमांड ही नहीं है तो सामान वेस्ट हो जाएगा, लेकिन डिमांड बहुत है और सामान कम है, दैट इज अंडर स्टॉकिंग। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प करता है आपको बार बार ये बताने में कि अब सामान की शॉर्टेज हो गई है, अब सामान ज्यादा हो गया, कितना बनाना है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा और नहीं बनाना, कम होगा तो भी प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा कि इतना नहीं बनाया और बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ टेक्निक्स जैसे कि एबीसी एनालिसिस, जेआईटी एंड ईओक्यू। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हेल्प करती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सबसे पहले होता है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा नीड होती है, जैसे कि जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो उसे ए कैटेगरी में डालते हैं, नेक्स्ट लेवल को बी कैटेगरी में डालते हैं, नेक्स्ट को सी में। तो बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस और उसके प्राइस वाइज जो है कैटेगरीज में सामान को बांटा जाता है ताकि पता चल जाए किस चीज की कितनी इन्वेंट्री क्या है और कितनी चाहिए और कितनी नहीं। नेक्स्ट होता है जस्ट इन टाइम, जीआईटी। जस्ट इन टाइम होता है जैसे ही आपकी इन्वेंट्री ओवर स्टॉक या अंडर स्टॉक हुई उसी टाइम पे मैनेजमेंट कर दिया जाता है। जैसे मान लो जैसे ही कम हुआ, एक मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, उसी टाइम पे नया सामान मंगा लिया जाता है। नेक्स्ट होता है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली सोचा जाता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, ना ओवर स्टॉक होता है ना अंडर स्टॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिसीविंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर ऑर्डर्स, यानी कि कौन से स्टेजेस होते हैं जब कस्टमर का ऑर्डर आता है और फाइनली जब कस्टमर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है ऑर्डर प्लेसमेंट। सबसे पहले कस्टमर आपके पास प्लेसमेंट डालता है कि मुझे इतने फॉर एग्जाम्पल इतने यूनिट्स किसी भी चीज के जो है, जैसे मान लो कि फ्रूट्स चाहिए, एप्पल चाहिए, ठीक है, तो मुझे इतने किलो एप्पल चाहिए, इतने डजन चाहिए, जो भी है, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट डाला। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन, फिर वो वेरीफाई होता है कि हाँ सब कुछ चेक होता है सही है या नहीं है, या जो आपके मतलब बेसिकली पेमेंट्स हुई है नहीं हुई, सब चीजें। नेक्स्ट होता है आपके पास दैट स्टेप इज आपके पास इनवॉइस। इनवॉइस में क्या होता है कि इनवॉइस यानी कि बिल बन जाता है। नेक्स्ट होता है डिस्पैच, बिल बन गया, आपने दे दिया, डिस्पैच आपकी जगह से निकल गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज डिलीवरी, फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इसके कंपोनेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप मेरा पैटर्न फॉलो करो तो मैंने 3 चीजें अगर मैंने बताई हैं, तो मेरा पैटर्न ये है ब्लैक पिंक ग्रीन, ब्लैक पिंक ग्रीन। अब इसमें अगर ग्रीन नहीं है और इसमें भी ग्रीन नहीं है तो ये समझ जाना कि अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको अच्छे से और अपने अगर आपको नोटबुक्स में या कहीं भी नोट करना है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। और ये ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट्स किस में इन्वॉल्व है। जहां पे मैंने बुलेट्स लगाए हैं वहां पे भी मैंने अंडरलाइन किया है। ये जो वर्ड्स आपस में अलग है, मतलब कि कॉमास है, अगर नहीं दिख रहे, इजिली विजिबल नहीं है, तो मैंने उनको अलग किया है, ठीक है। एंड आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।